ये कहानी क्या हो रही है, ये जो सारी कहानी हो रही है कि जी 792 क्या है बेसिकली, वो ये है कि 792 का मतलब क्या हुआ कि आपके अगर से फॉर एग्जांपल 12 दफा आपने ट्रायल किया है और 5 ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपके पास ऑब्वियस ही बात है कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसमें से 5 कॉम्बिनेशंस बन रहे होंगे। से फॉर एग्जांपल आपने 12 दफा ट्रायल किया है और 5 जो है वो 5 का जो नंबर है वो आना है, 5 कॉम्बिनेशन में नंबर आना है, तो ये कितनी मर्तबा इस तरह के कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ये 5 आएगा, वो उसके जो ऑप्शंस हैं वो 792 ऑप्शंस हैं। ठीक है जी, तो ये कॉम्बिनेशन निकालना फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी होता है। ठीक है जी, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा कि जी आपकी से फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल करें कि देर आर 3 डिफरेंट वेज टू गेट टेल एग्जैक्टली ट्वाइस। ठीक है, हमने वो ले लिया, एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, वी हैव अ पॉइंट। ठीक है, वी हैव टू फ्लिप दैट पॉइंट। ठीक है, एंड टेल जो है वो आ रही है 2 टाइम्स इन 3 एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब आप इस तरह का कुछ फंक्शन करते हैं और इसके साथ फिर ऑब्वियसली आपके पास ये पता होना चाहिए कि पॉइंट फ्लिप किया, टेल्स 2 टाइम्स आनी है 3 एक्सपेरिमेंट, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो आपको प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, दैट शुड बी नोन ऑब्वियसली। और नोन किस तरह से होती है कि फॉर एग्जांपल आप अगर आप हम अपने रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो हम निकाल के ला रहे होते हैं, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो वो आपको जो है जो प्रीवियस काम हो चुका होता है उससे वो परसेंटेज कैलकुलेट करके निकालनी होती है। ठीक है जी, आपको हर दफा नोन नहीं होगा, ये तो हमारे पास जो स्टैट्स के क्वेश्चन है तो यूजुअली इसमें गिवन होती है प्रोबेबिलिटी, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ी होती है, जो रिमेनिंग रह जाएगा उसको 1 माइनस पी कर देंगे। ठीक है जी, से फॉर एग्जाम्पल 60% है, तो बाकी आपका जो है 1 माइनस पी कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस तरह करके तो मतलब ये जो पूरी जो फंक्शन है, इस पूरी जो सिचुएशन है इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो कितना बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y, जो कि आपको कैलकुलेट करना है, वो किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, एन सी वाई multiplied by probability to the power of n and failure, यानी probability of success to the power of n and probability of failure to the power of n minus y। ठीक है जी, अब ये जो है फॉर एग्जांपल इसी को अगर मैं देखूं, ये जो आपके सामने रखा हुआ है 12 और 5 की बात कर, अब जो फ्लिप ऑफ कॉइन वाली जो बात कर रहे थे, 2 टेल्स आने हैं, 3 एक्सपेरिमेंट हैं, तो जो एक्सपेरिमेंट n क्या हो गया 3, y क्या हो गया 2, प्रोबेबिलिटी मैंने अपनी खुद से बनाई है तो 0.6, और 1 माइनस पी कितना हो गया 0.4। अब इसको इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं आप, किस तरह से करेंगे जी कि n जो है वो 3c2, फिर प्रोबेबिलिटी 0.6 उसकी पावर n है तो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस पी, सॉरी इसको हम 0.4 लिखेंगे, 1 माइनस पी हमें मालूम है 0.4, उसका पावर क्या हो जाएगा n माइनस y, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि इस वक्त मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता नहीं सकती, एंड होपफुली आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे और मुझको इसका आंसर जो है वो आपने मैसेजेस पे बताना है कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है। ठीक है जी, इसके बाद फिर एक और जो वर्किंग एग्जाम्पल है जो मैं आपसे अभी शेयर करने लगी हूँ, वो कुछ इस तरह की है कि अ कंपनी हैज बॉट अ सिंगल स्टॉक ऑफ जनरल मोटर्स। ठीक है जी, अब ये जो बुक में जो जहां से मैंने पढ़ा था वहां पे ये एग्जांपल दी हुई है, ये क्योंकि सॉल्व एग्जांपल है, उसको किस तरह से आंसर करेंगे ये भी पता चल जाएगा, इसलिए ये मैं आपके सामने वर्किंग करके बता रही हूँ कि अ कंपनी हैज bought
a single stock of General Motors from the previous results. It is estimated that there are 60% chances of rise in the stocks and a 40% chance of drop in the price. ठीक है जी, फॉर्मूला आपको मालूम है, दोबारा से हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू NCY मल्टीप्लाइड बाय P टू द पावर y. आई एम सॉरी, कहीं पे मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हूँ? आई एम सॉरी, एक करेक्शन है यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ ये मैंने गलत लिख दिया था, आपके सामने मैं इसको मिटा रही हूँ, n नहीं होगा, यहाँ पे y आएगा. ठीक है जी, तो यहाँ पे अभी अगेन आंसर जो है आपका यहाँ से 3 की जगह पे 2 हो जाएगा. ठीक है जी, बस ये गलती कर दी थी मैंने यहाँ पे, फिर वो लिख रही थी तो मुझे ख्याल आ गया था p का पावर y और उसके बाद 1 माइनस p का पावर n माइनस y. ठीक है जी, अब ये जो फॉर्मूला है इसको अगर हम पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आपने क्या फाइंड आउट करना है, इस इक्वेशन के अंदर आपने फाइंड आउट क्या करना है, यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड द probability to increase 3 times in next 5 days. ठीक है जी, नेक्स्ट 5 डेज में. इसका मतलब क्या हुआ, अब आप इसको अगर सॉल्व करना शुरू करते हैं तो जो सबसे पहली चीज है वो ये होगी कि n क्या है आपके पास 5. n क्या है आपके पास 5. ठीक है जी, y क्या होगा, राइज इन 3 टाइम्स, जो राइज आ रहा है उसको आप कह रहे हैं, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा 3. ठीक है, 3 टाइम्स का राइज है, नेक्स्ट 5 डेज के अंदर हो रहा है. अच्छा, एक और जो चीज आपको यहाँ पे बतानी है वो ये है कि प्रीवियस रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी. प्रीवियस रिजल्ट यानी हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रोबेबिलिटी जब भी आ रही होगी वो प्रीवियस जो आपके पास अवेलेबल डाटा मौजूद है उसमें से हमेशा आप निकाल के जो है वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं. सो फॉर एग्जांपल जो 2 या 3 डाटा थे उनमें से किसी एक डाटा में कुछ और रिजल्ट आया है और किसी और मतलब हर जगह पे डिफरेंट किस्म का जी. तो मैं ये कह रही थी कि आपकी जो प्रीवियस रिजल्ट्स हैं उसमें से हमने जो है वो 60% चांसेस निकाले. मतलब प्रीवियस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें जब तक के जो पहले काम हो चुका उसको अगर आप नहीं देख लेते हैं तो वो कंफर्मेशन होने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. 60% जो आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है वो किस तरह से निकाली है कि p इज इक्वल टू 0.6, क्योंकि 60% है तो उसका p जो है वो 0.6 हो जाएगा और 1 माइनस पी कितना हो जाएगा, एज यू नो इट विल बी 0.4. अब अगर इसको इस फॉर्मूला के अंदर डालते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, N5C3 P का पावर 3 और 1 माइनस पी, सॉरी और गलती हो गई,
p यानी 0.6 उसका पावर 3 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 0.4 उसका पावर 5 माइनस 3 इज 2। ठीक है जी। अब आपके पास इसका जो आंसर बनेगा NC5 5C3 करके देख लीजिएगा आप। इसका आंसर जो कैलकुलेटेड आंसर है वो 10 आ रहा है। ठीक है जी। और 10 करने के बाद तो मल्टीप्लाई करते हैं आप 0.6 को 3 के पावर से जब करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.216। और इसी तरह 0.4 को जब आप करते हैं स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर आता है 0.16। टोटल इसको करें तो आंसर है 0.3456। इसका मतलब क्या बना कि आपके पास 34.56% चांसेस है कि जो नेक्स्ट 5 डेज के अंदर आपके जो राइज है वो होगा। ठीक है जी। कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उसमें 3 टाइम्स का राइज आएगा इन द नेक्स्ट 5 डेज। उसके चांसेस कितने बन रहे हैं? 34.56%। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपकी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये चीज बता रहा होता है। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है इस कंपेयर कर रहे हैं हम, चूंकि बर्नौलीज के जो एक्सपेरिमेंट्स है उनके साथ इसमें आपकी एक्सपेक्टेड और जो वैल्यूज थी और जो वेरिएंस थी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था और आप उसकी वजह से कोई प्रॉपर जो है कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे होते हैं। इसी वजह से वो जनरल उसमें नहीं आती है। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो क्या है? समेशन ऑफ x या अगेन इसको आप x इज मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपका जो y का फंक्शन है bn p, ये फॉर्मूला हम ये जो आपकी जो नोटेशन थी आप पहले भी लिख चुके हैं। तो इसको सामने रखते हुए जब आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू बनेगी उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय p, यानी जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे आप उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला आ गया। इसके नतीजे में आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी एवरेज वैल्यू कहलाएगी, जो कि n क्या है आपके पास। अब एग्जांपल कोई अगर हम ले लेते हैं तो आपके पास n कितनी है? 5 है आई गेस। n5 मल्टीप्लाई करेंगे कुछ 0.6 के साथ तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें? ठीक है जी। तो आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 3। और इसके बाद जब आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे या जो सॉरी वेरिएंस करेंगे ऑफ y, तो उसका फॉर्मूला जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्मूला था वो क्या था? n मल्टीप्लाइड बाय p मल्टीप्लाइड बाय, इसको npq भी करते हैं, q या 1 माइनस 3 एक ही बात है। ठीक है जी। तो n कितना है आपके पास? 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 विच इज मल्टीप्लाइड बाय 0.4। तो आपके पास जो वेरिएंस आएगी वो कितनी आएगी? मल्टीप्लाइड बाय 4 तो आ जाएगी आपके पास 1.2। 1.2 का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं ठीक है, अगर आप 1.2 का स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका अगर आप रूट ले लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा आंसर 1.095 है। तो आप इसको आराम से राउंड ऑफ कर सकते हैं। दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी। अब इसके नतीजे में आप आपके आराम से जो है वो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जी ऑन द एवरेज ऑफ 3, जो आपका जो है एवरेज जो कि आपका 3 आ रहा है और उसके ऊपर आपके जो डेविएशन है वो 1.1 की है, तो आप ये कह सकते हैं कि जी आपका डाटा रेंज कर रहा है 1.1 सॉरी प्लस माइनस होता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो आप ये कर सकते हैं कि 3 प्लस 1.1 एंड 3 माइनस 1.1। तो आपके पास जो आंसर है वो आपकी आ जाएगी कि आपकी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक बन रही है आपके डाटा में।
ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे कुछ जो सम्स हैं जो हम कुछ करेंगे आपके लिए, यहाँ तक कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो वो मुझसे आप पूछ लीजिए। हाँ जी, अब ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है जो मैंने कॉपी की है। इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 ऑफ द 10% विल रिकवर from a disease. The probability that any of them will recover from a disease is 8%. ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इसका हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो कुछ किस तरह से बनेगा कि n जो है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, तो आपका n क्या हो जाएगा, 10% है। ठीक है जी। उनमें से जो y आ रहा है वो आपके पास आएगा 3। प्रोबेबिलिटी किसी एक पेशेंट की रिकवर करने की, फुल रिकवर करने की कितनी है, 0.8। ऑब्वियसली उसके नतीजे में 1 माइनस पी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.8 विच इज इक्वल टू 0.2। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 3, तो यहाँ पे एग्जैक्ट 3 का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यू हैव टू फाइंड एग्जैक्टली 3 हु विल रिकवर। ठीक है जी। उसके लिए फॉर्मूला आपके पास वही है जो हम अभी थोड़ी देर पहले करके बैठे हैं, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y विच इज इक्वल टू 3। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे आप, 10c3 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 का पावर 3 which is multiplied by 0.2 का पावर 7। ठीक है जी। अब इसका जब आंसर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आना चाहिए। अब उसके लिए जो है 10c3, चूंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं 10c3 जो है वो उसको वो शॉर्ट फॉर्म, वो जो परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला है उससे इसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करती हूँ। तो 10 का परम्यूटेशन डिवाइडेड बाय 3 का परम्यूटेशन मल्टीप्लाइड बाय 7 का परम्यूटेशन, तो आंसर क्या आएगा इसका, 800 divided by 3 का परम्यूटेशन 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 की परम्यूटेशन 5040। ठीक है जी। 5040 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 30,240, जिसको आपने करना है 3628,800 इससे डिवाइड करना है। आंसर क्या आएगा आपके पास, 362,880 डिवाइडेड बाय 3240। ठीक है जी। इसका आंसर आ रहा है आपके पास 120। ठीक है जी। तो अब आप इसको दोबारा से फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, पी y इज इक्वल टू 3 के लिए आपके पास आ गया 120 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 को पावर आप कर रहे हैं 0.8 इसका पावर 3। ठीक है जी। आंसर आ रहा है 0.512 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 की पावर 7। आंसर आएगा 0.0000128। अब इन सबको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ रहा है इसका 0.000786। ठीक है जी।
राउंड ऑफ कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 0.0008। तो P probability of y which is equal to 3, exactly 3 is 0.0008। ठीक है जी, 0.8% चांसेस हैं, 0.08% चांसेस हैं कि 3 जो है वो आउट ऑफ 10 रिकवर करेंगे। ठीक है जी, ये आपका रिजल्ट बन रहा है इस तरह से। ये एक तरीका है, इसको एक और तरीका है इसका फाइंड आउट करने का, उसके लिए आपके साथ में एक पहले स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, ये आपके पास एक टेबल है। अगर आप देखें इसके ऊपर हेडिंग क्या डली हुई है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी सम। ये आपकी हर जो भी स्टैट्स की जो बुक होती है उसके एंड पे ये गिवन होता है। इस टेबल को पढ़ने का तरीका क्या है कि आप जो हैं वो, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखें एक्सट्रीम कॉर्नर पे तो आपको n की वैल्यू मिल रही है, n जो कि हमने बताया था कि नंबर ऑफ ट्रायल है, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4 और ये इस तरह से वैल्यूज आगे चल रही है। ठीक है, इसके बाद ये आपके पास R आपके लिए X या Y वॉट आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फॉर्मूला में, ये आपके लिए ये वो है वैल्यू। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से इसके अंदर चेंजेस करके आप इसको Y भी लिख सकते हैं। अगर फॉर्मूला में आप X इस्तेमाल करें तो आप उसको X भी लिख सकते हैं। बेसिकली इन्होंने बुक में यहाँ पे R दिया हुआ है। when number of trial is 1, ठीक है, तो 0 और 1 का आउटकम होगा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटीज है वो यहाँ पे कैलकुलेटेड हुई नहीं है 0.9 प्रोबेबिलिटी के साथ, यानी 90% प्रोबेबिलिटी हो या 10% प्रोबेबिलिटी हो, उसके साथ इन्होंने ये रिजल्ट्स कैलकुलेट किए हुए हैं। जैसे हमने बात की थी वो वही वाली बात कि अगर तो हमने 3 टेबल्स जो बनाने हैं, 2 दफा अगर आपने ट्रायल किया है तो 3 आउटकम्स होंगे, 0, 1, 2। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर 3 दफा आपने ट्रायल किया है तो उसके 4 कॉलम्स होंगे। बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे भी वही चीज की है। अब आपको करना क्या है, से फॉर एग्जाम्पल हमारी जो एग्जाम्पल है उसके अंदर क्या था, हमारे पास n10 था और x या जो y की जो वैल्यू है वो कितनी थी, 3 थी। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने इस टेबल में कहाँ जाना है जहां पे आपका n10 हो जाता है। ठीक है जी, ये आपके पास ये टेबल आ गया है n10 वाला पोर्शन, देख सकते हैं आप ये वाला n इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, n10 है। अब इसको मैं आपके सामने वहां पे थोड़ा सा वो कर देती हूँ ताकि आपको इजीली वहीं से कैलकुलेट कर सके हम। इसमें से जो मुझे पोर्शन चाहिए वो मैं सिर्फ वो पोर्शन हटा रही हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये मुझे इतना वाला पोर्शन चाहिए जो कि n10 का है। ठीक है जी, ये यहाँ पे मैं लगाती हूँ ताकि मैं इसमें से आपको मार्क करके बता सकूं कि हम किस तरह से प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं नीचे। अब ये देखिए, ये आपके पास n कितना था, यहाँ पे आपने नोट किया n कितना था, 10। तो आपके पास ये n जो है वो 10 आ गया। ठीक है जी, इसके बाद आपको क्या चाहिए, इसके अंदर यहाँ पे आपका ये y की वैल्यू है। तो y की वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, देखना है कि क्या है, y इज एग्जैक्टली 3। अब आपको यहाँ पे 3 के अंदर चाहिए वैल्यू, तो आप सिंपली इसको क्या करेंगे, मार्क कर रहे हैं आप किस तरह से कि ये आपकी जो लाइन है जिसको आपने नोट करना है वो ये वाली लाइन है। ठीक है जी, ये वाली लाइन हो गई।
इसके बाद फिर एक और चीज जो आपको इसके अंदर देखनी है, जैसे हमने बात की थी, ये प्रोबेबिलिटी का जो वो प्रोपोर्शन था, इसके अंदर ये था 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9। ये आपके पास ये वैल्यूज हैं, ठीक है। अब इनको अगर आप देख सकते हैं, अब आपको क्या चाहिए, आपके पास प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। आपकी पी कितनी थी, 0.8, ठीक है जी। 0.8 वाले कॉलम के अंदर आपने इसका नाम देखा, ठीक है जी। नंबर आंसर क्या आ रहा है, 0.0009, ठीक है जी। अब 0.0009 आ रहा है, कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 0.0008, ठीक है जी। अब ये 9 क्यों आ रहा है, इसलिए कि यहाँ पे जो आपके पास जो सम बाइनोमियल का जो टेबल होता है, बाइनोमियल के टेबल में क्या होता है कि जी 0 पे कुछ नहीं है, 1 के ऊपर 00 है, इसके बाद 2 पे 00001 हो गया, 3 पे 00009 हो गया। क्यों, इसलिए कि इससे ऊपर वाली जो वैल्यूज है उसमें एड अप होती चली जा रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपको एग्जैक्टली 3, जैसे आपको हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी y इज इक्वल टू 3, यानी कि हमें एग्जैक्टली 3 फाउंड आउट करना है, एग्जैक्टली 3 पेशेंट्स का। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप जो वैल्यू है ऑफ 3, उसमें से वैल्यू ऑफ 2 को माइनस करेंगे, ठीक है जी। अब क्या हुआ, आपके पास जो वैल्यू ऑफ 3 थी वो कितनी आ रही है, 0.0009 आ रही है। इसको आप माइनस करेंगे 0.0001 से, जो कि इसके ऊपर वाली जो वैल्यू है 2 की। 0. ये मैंने कुछ गलत लिखा, हाँ गलत लिखा है, खैर 000 है ना, 0009 माइनस 0.0001, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 0.0008। ये वही वैल्यू है जो आपने कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट की। टेबल यूज करना भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जब मैनुअली काम कर रहे होते हैं तो हम टेबल से काम कर रहे होते हैं। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगी। ये अभी कंटिन्यूएशन में चलेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे लेक्चर को एंड कर रहे हैं। कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।